हेलो दोस्तों, नमस्ते कलाकार। आप लोगों को वापस से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क सौरभ में। दोस्तों, इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर सीरीज अबाउट द यूनियन जुडिशरी, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल फ्रॉम 124 टू 147 सारे कवर कर रहे हैं। आज हम लोग कवर करने वाले हैं फ्रॉम आर्टिकल 131 टू 134A, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस हैं उनको कवर करेगा। सो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करें, आइए चलते हैं हमारी स्ट्रीम के ऊपर और जानते हैं कि आज के इन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या लिखा गया है। दोस्तों, आज हम लोग 131 से लेके 134A तक के हमारे आर्टिकल्स करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस कौन कौन सी होती हैं और कितनी टाइप की हैं। तो एक ब्रीफ में अगर मैं कहूं तो सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिडिक्शंस हैं बेसिकली वो 4 टाइप की हैं। 4 टाइप की ज्यूरिडिक्शंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट की, आप ये देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहली ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो होती है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम है, जिसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर ने सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली बनाया था। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन जिसे हम कहते हैं, ये गिवन है हमारे आर्टिकल 131 के अंदर, जिसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी ज्यूरिडिक्शन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की होती है वो होती है अपेलेंट ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, अपेलेट ज्यूरिडिक्शन। अपेलेट ज्यूरिडिक्शन बेसिकली, जैसे ही आपको नाम पढ़ के पता चल ही रहा होगा, जिसके अंदर हम लोगों को अपील करने का सुप्रीम कोर्ट में जो है प्रोविजन मिलता है। अपेलेट ज्यूरिडिक्शन बेसिकली जो है वो 132, 133 और 134 के अंदर आपको मिल जाएगी ब्रीफ में जानने को। थर्ड टाइप की ज्यूरिडिक्शन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की होती है वो थी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। आज हम 131 भी पढ़ेंगे, 132 भी पढ़ेंगे, 133, 134 भी पढ़ेंगे। तो ये ऊपर वाली ज्यूरिडिक्शन तो आज हम पढ़ लेंगे। तीसरी ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो थी एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग ऑर्डर वाइज ही जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू गाइस। तो ये जो है ये आर्टिकल 143 के अंदर आपको मिल जाएगी। और आपको पता होगा एडवाइस ज्यूरिडिक्शन में बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का काम है। चौथी ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की होती है वो होती है रिट ज्यूरिडिक्शन, जो कि हमने हमारी पिछली सीरीज के अंदर ढंग से पढ़ा था। आपको मैंने आर्टिकल 32 के अंदर बताया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जिसे हम FDR कहते हैं, उनकी प्रोटेक्शंस के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रिट्स जो कि 5 प्रकार की होती हैं वो देती है। तो ये जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली, अगर मैं इन शॉर्ट आपको बोलूं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शंस, तो ये 4 ज्यूरिडिक्शंस हमारे सुप्रीम कोर्ट की हैं मेनली। ठीक है, जिसके ऊपर हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है वो काम करती है। ज्यूरिडिक्शन बेसिकली क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की पावर, उसका दायरा एक तरीके से। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें से जो है वो ये ज्यूरिडिक्शंस करने वाले हैं 131, 132, 133, 134। तो चलिए आइए चलते हैं इन ज्यूरिडिक्शन की तरफ और जानते हैं कि क्या लिखा है इनके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारे आर्टिकल 131 को, जो कि बात करता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल काम है वो क्या है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एनी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट गिवन बिलो। कौन से डिस्प्यूट्स है? 3 डिस्प्यूट्स दिए गए हैं बेसिकली। ठीक है, क्या है? बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 1 और मोर स्टेट्स। तो सबसे पहला जो ज्यूरिडिक्शन का जो सबसे पहला वो है वो क्या है? GOI वर्सेस 1 एनी स्टेट। ठीक है, 1 स्टेट और मेनी स्टेट। ठीक है, या तो किसी एक स्टेट के साथ हो जाएगा या मेनी स्टेट, यानी 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है अगर ये फाइट आ जाती है तो। ठीक है, दूसरा क्या? बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और स्टेट ऑन 1 साइड एंड 1 और मोर अदर्स, यानी GOI प्लस स्टेट 1 प्लस स्टेट 2। ठीक है, वर्सेस स्टेट 1, स्टेट 3 प्लस स्टेट 4, यानी गवर्नमेंट की साइड पे भी कुछ स्टेट्स हैं, ठीक है, वो वर्सेस अदर। तो ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये तब होता है जब यूजुअली जो UOI है, यानी यूनियन ऑफ इंडिया जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनका भी एक मत है और किसी एक स्टेट का भी एक मत है, मगर दे आर फाइटिंग अगेंस्ट अदर स्टेट्स। और दूसरा क्या है? बिटवीन 2 और मोर स्टेट, यानी कोई 2 स्टेटों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखता है, स्टेट 1 वर्सेस स्टेट 2।
तो बहुत ही सिंपल सी रिडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या है, आगे लिखा है इन एंड इन सो फार एज अ डिस्प्यूट इन्वॉल्व एनी क्वेश्चन वेदर ऑफ लॉ और फैक्ट ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ लीगल राइट डिपेंड्स। तो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ भी हो सकता है और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट भी हो सकता है, तो उनके ऊपर एक केस बेसिकली होगा। दोस्तों क्वेश्चन ऑफ लॉ और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट दोनों ही अलग अलग कंसेप्ट्स हैं, ज़्यादा डीप हो जाएगा इसलिए मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली क्या होता है कि जब कोई कानून है जो क्वेश्चन किया जा रहा है, उसकी यूसेबिलिटी को क्वेश्चन किया जा रहा है। और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है, जब कोई सर्कमस्टांसेस हैं बेसिकली, यानी कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसमें कानून तो क्लियर है बट कुछ फैक्ट्स हुए हैं, जो कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो क्वेश्चन पे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन ऑफ फैक्ट करते हैं। तो ये अब हम लोग पढ़ लिया हमारा ओरिजिनल जुडिक्शन। प्रोवाइडेड देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्रोवाइडेड बेसिकली ये जो इन्होंने प्रोवाइडेड दिया था, ये इन्होंने दिया हुआ है फॉर एनी ट्रीटी एग्रीमेंट कॉन्वेंट। कॉन्वेंट बेसिकली क्या होता है, कॉन्वेंट इज ऑल्सो अ एग्रीमेंट अंडर सील, ठीक है। तो कॉन्वेंट इज ऑल्सो एग्रीमेंट अंडर सील, ये भी एक एग्रीमेंट ही होता है बेसिकली, कॉन्वेंट जिसे हम कहते हैं। एंगेजमेंट सनद, सनद भी एक तरीके का एग्रीमेंट है जो ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किया जाता था, सनद, ठीक है। तो सनद और अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट विच हैव बीन एंटर्ड इनटू और एग्जीक्यूटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के जो एग्रीमेंट्स हैं, जो आपका ट्रीटीज हैं, जो कॉन्वेंट्स हैं, वो इस ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर नहीं आएंगे। तो जो पहले दो स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट वगैरह हो रखा है वो इसके अंदर नहीं आएंगे आफ्टर सच कमेंसमेंट, और विच प्रोवाइड्स दैट द सेड जुडिक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू सच डिस्प्यूट। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट जो स्टेट्स के बीच में हुए हैं जो यहाँ पे नहीं आएंगे। अब आप लोगों को एक केस पता होगा, जैसे वाटर रिवर का कोई केस होता है ना, रिवर का, जिसके लिए ट्रिब्यूनल्स बनते हैं, तो ये जो रिवर के केसेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते। दो स्टेट्स हैं, अगर उनके बीच में सपोजिटली आंध्रा और तेलंगाना के बीच में कोई रिवर को लेके डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो वो डिस्प्यूट भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता। यूजुअली तो ओरिजिनल जुडिक्शन के अंदर आ जाना चाहिए क्योंकि आंध्रा वर्सेस तेलंगाना है, बट क्योंकि वो रिवर का डिस्प्यूट है तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आता, क्योंकि ऑलरेडी उनकी ट्रीटीज के बीच में साइन किया गया होता है कि दिस डिस्प्यूट विल गो टू अ ट्रिब्यूनल, नॉट टू अ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारे आर्टिकल 132 के अंदर। 132 में क्या कह रहे हैं वो देखते हैं। 132 जो है, अब 132, 133 एंड 134 ये तीनों आर्टिकल्स हैं। ओरिजिनल जुडिक्शन हमारा हो गया, उसके बाद आप अपेलेट जुडिक्शन पे आते हैं, विच इज वन ऑफ द 4 जुडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच आई हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो ये आपका अपेलेट जुडिक्शन यानी अपील जिसे हम कहते हैं कि अपील लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में किस चीज कहाँ से अपील होती है, हाई कोर्ट से। तो क्या हाई कोर्ट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है? नहीं, कुछ उसके प्रोसीजर होते हैं, कुछ उसके प्रोविजंस होते हैं जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, और लोग बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि आर्टिकल 132 और 133 में क्या फ़र्क है, ठीक है, तो उसको भी आज हम लोग थोड़ा क्लियर यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले 132 को पढ़ लेते हैं। एन अपील शेल लाई टू सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट, डिक्री और फाइनल ऑर्डर ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में जो है हाई कोर्ट से ही अपील हो सकती है जब हम अपेलेट जुडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी अपेलेट जुडिक्शन के अंदर हाई कोर्ट से ही अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही अपील नहीं हो सकती, ठीक है। इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इन अ सिविल, क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। इसमें तीनों चीजें आ गई हैं। 132 जो है बेसिकली वो सिविल, क्रिमिनल और एनी अदर प्रोसीडिंग की बात करता है, ठीक है। यानी इसके इस वाले आर्टिकल के अंदर जो है वो हर प्रकार की प्रोसीडिंग्स आती हैं। जबकि जब हम बात करेंगे 133 की और हम बात करेंगे जब हमारे 134 की, तो आप देखेंगे 133 जो है दैट टॉक्स अबाउट सिविल एंड 134 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल, मगर जो 132 है दैट टॉक्स अबाउट दी ऑल 3 सिविल, क्रिमिनल एंड अदर प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब फर्क क्या है इनमें, मैं आपको वही चीज बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे 132 और 133 में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, मगर मैं आज उसको कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर कर दूंगा बेसिकली क्या है। तो व्हाट दे सेज कि एनी अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम जजमेंट, डिक्री और एनी क्या कहते हैं ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, वेदर सिविल और क्रिमिनल और अदर प्रोसीडिंग्स, इफ, सो दिस इफ इज द क्रक्स, ठीक है। इफ
द हाई कोर्ट सर्टिफाइज, तो ये आप दोस्तों जो सर्टिफाई देख रहे हैं ना, दैट सर्टिफाई इज द मेन थिंग, ठीक है। हाई कोर्ट को सर्टिफाई करना होता है। सर्टिफाई को करने का मतलब क्या है, हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट, बेसिकली एक सर्टिफिकेट हाई कोर्ट को देना पड़ता है। उस सर्टिफिकेट की बात कहां करी गई है, 134A के अंदर, 134A के अंदर बात करी गई, जिसको भी आज हम कवर करेंगे। तो हाई कोर्ट को एक सर्टिफिकेट देना होता है 134A के अंदर। इफ हाई कोर्ट गिव्स, तभी आप अपील कर सकते हैं, दैट द केस इन्वॉल्व्स द सब्सटेंशियल सॉरी the case involves the substantial question of law as interpretation of this constitution। तो दोस्तों 132 जो है वो बेसिकली बात करता है सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 132 और 133 में, अभी 133 भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको फर्क पता चल जाएगा कि 132 जो है वो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है यहाँ पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जब भी हाई कोर्ट को ये लगता है कि ये जो मेरे पास केस आया है दैट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय मी एंड इट रिक्वायर्स सुप्रीम कोर्ट स्पेशल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हाई कोर्ट 132 के अंदर सर्टिफिकेट दे देता है पार्टीज को कि आप जाइए और सुप्रीम कोर्ट में अपील कीजिए। तो व्हेन देयर अराइजेस अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कानून है उसको इंटरप्रेटेट हाई कोर्ट नहीं कर पा रहा, कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या चीज है, इसको हम कैसे इंटरप्रेटेट करें, तो वो हाईएस्ट पावर ऑफ द लैंड जो एपेक्स कोर्ट है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट, उसको वो केस रेफर कर देता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आता है। तो जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की बात हो गई है तो वहां पे जो आपकी अपील है दैट विल ऑलवेज लाइज अंडर योर आर्टिकल 132, और यही फर्क है 132 और 133 में, क्योंकि 133 जो है वो सिविल बात करता है सिविल केसेस की, मगर जो 132 है वो बात करता है सिविल केसेस in which there is an interpretation of a constitution required। तो ये interpretation of constitution यहां पे आ गया। इसमें थर्ड में कह रहा है where such certificate is given, इसमें थर्ड में कह रहा है where such certificate is given, where such certificate is given the party any party in the case may appeal to the Supreme Court on the grounds, ठीक है। अब 133 में और 132 में जो मैं बता रहा हूं आपको कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 132 में पूछ रहा है, 133 में क्या पूछता है वो देखिए। अब आपको अगर किसी सिविल केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको अगर उसको डालना है, आपको उसको लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा वो आप यहां पे आप देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आपको, एन अपील शैल लाई टू द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट डिक्री और फाइनल ऑर्डर इन सिविल प्रोसीडिंग्स। तो यहां पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ सीधा बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, ऑफ हाई कोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाई। देखिए यहां पे भी आपको सर्टिफिकेट की जरूरत है, सर्टिफिकेट आपको 133 के अंदर भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए ही होएगा, 133 के अंदर भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। बट सर्टिफिकेट के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या अब हाईकोर्ट बोलेगा, हाईकोर्ट को दो कंडीशंस पूरी, मतलब हाईकोर्ट को दो चीजें वहां पे लिखनी है सर्टिफिकेट के अंदर। वो क्या है, दैट द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस। देखा फर्क पता चल गया आपको 132 और 133 में, ठीक है। 132 के अंदर देखिए हम बात कर रहे हैं जहां पे इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, यहां पे हम बात करें कि जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ हो गया है लॉ का। तो यहां पे आपका हाई कोर्ट क्या बोल रहा है, देखिए देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन, देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ठीक है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ तो है ही है, बट 133 के अंदर दैट इज ऑफ द जनरल इंपॉर्टेंस, यानी आपको ये जनरल इंपॉर्टेंस है, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है। और दूसरा उसको एंड क्या बोल रहा है वो, दैट इज दे आर सेइंग कि दैट इन ओपिनियन ऑफ हाई कोर्ट द सेट क्वेश्चन नीड्स टू बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या कह रहा है, देयर इज सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जनरल, सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस एंड सुप्रीम कोर्ट हैव टू डिसाइड ऑन इट। तो आपको अगर किसी
सिविल केस को अगर सुप्रीम कोर्ट लेके जाना है हाई कोर्ट के, तो आपको हाई कोर्ट से लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के अंदर हाई कोर्ट ये बात को बोलेगी कि देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है, एंड सुप्रीम कोर्ट हैव टू डिसाइड इट। तो ये सर्टिफिकेट अगर आपको सिविल केस के अंदर हाई कोर्ट देगी तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको हाई कोर्ट सर्टिफिकेट नहीं दे रही और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। होता है, ऐसा भी होता है, बट दैट कम्स अंडर अदर प्रोविजंस विच विल टॉक ऑन लेटर। और वो जो है वो डिस्क्रिशन होती है सुप्रीम कोर्ट की कि वो उन केसेस को ले या ना ले, और वो बहुत ही क्या कहते हैं अपेलेट जुडिक्शन के अंदर नहीं आता, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उसमें बाउंड नहीं होता। अपेलेट जुडिक्शन में जो होता है सुप्रीम कोर्ट बाउंड होता है कि जब हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया तो सुप्रीम कोर्ट को आपकी वो अपील लेनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ इफ यू आर नॉट अवॉर्डेड सर्टिफिकेट फ्रॉम द हाई कोर्ट, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। मगर आप जब सुप्रीम कोर्ट विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट जाओगे तो आपको बाउंड नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट आपका केस लेने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि सुप्रीम कोर्ट आपको उसके अंदर केस को आपके ले और उस पर हियरिंग करे या ना करे। उस आर्टिकल के ऊपर हम आएंगे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो सीरीज है उसके अंदर आपका कवर होगा। तो बने रहिएगा और देखते रहिएगा कितना इंटरेस्टिंग ये हमारा सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स चल रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे आपने दोनों समझ लिए, ए और बी, ये दोनों हाई कोर्ट आपको लिख कर देगा सर्टिफिकेट में, तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं एक सिविल मैटर के अंदर अपील करने। अब दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसका कह रहा है डिस्पाइट एनीथिंग इन आर्टिकल 132 एनी पार्टी अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर क्लॉज 1 मे अर्ज एज वन ऑफ द ग्राउंड्स इन सच अपील that the substantial question of law as interpretation of the constitution has been wrongly decided। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपको हाई कोर्ट क्लॉज 133(1) क्लॉज 1 के अंदर आपको सब क्लॉज 1 के अंदर बेसिकली आपको जब दे देगा सर्टिफिकेट, तो फिर आप हाई कोर्ट में बोल सकते हैं कि सर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन भी मांग रहा है रिगार्डिंग टू द सम ग्राउंड्स। बट उसमें हाई कोर्ट नहीं ये बात बोल रहा, 130 जो 2 है उसके अंदर हाई कोर्ट ही डायरेक्ट बोल रहा है कि देयर इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और देयर इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड इन द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। तो 132 और 133 के बीच में जो डिफरेंस है मेन वो यही है कि 132 के अंदर सिविल क्रिमिनल सारे केसेस की बात हम लोग कर रहे हैं, और वो कब कर रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन की हम लोगों को ज़रूरत है। और 133 के अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं, 133 के अंदर हम लोग कह रहे हैं सिर्फ सिविल केस जहां पे आपको क्वेश्चन ऑफ लॉ है ऑफ जनरल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जो आएगा तो वो यही आ सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सिविल केस को कब लेके जाएंगे, तब लेके जाएंगे जब देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग द जनरल इंपॉर्टेंस और हाई कोर्ट बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हैव टू डिसाइड ऑन दैट। तो ये दोनों कंडीशंस जो आपकी हैं दे नीड टू बी फुलफिल्ड, ठीक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। वो क्या कह रहा है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस आर्टिकल नो अपील शेल अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट और द डिक्री ऑफ फाइनल ऑर्डर ऑफ वन जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये क्या कह रहा है कि जब वन जज बेंच है आपका हाई कोर्ट का, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर वन जज बेंच लग सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वन जज बेंच नहीं लगता, सिर्फ बेल मैटर्स पे कई बार लगता है, वो भी बहुत अर्जेंट होते हैं तब। तो वन जज जो बेंच है हाई कोर्ट का, अनटिल अनलेस कोई पार्लियामेंट ने लॉ नहीं बनाया है, तो वन जज की जो अपील है दैट विल नेवर गो टू सुप्रीम कोर्ट। वन जज की जो अपील है हमेशा डिवीजन बेंच पे हाई कोर्ट के जाती है, ठीक है। तो वन जज बेंच जो है उसका कोई ऑर्डर है तो वो डिवीजन बेंच ऑफ हाई कोर्ट पे जाएगा, अनलेस पार्लियामेंट ने बाय लॉ डिसाइड किया हुआ है कि भैया ये स्पेसिफिक क्लास ऑफ केसेस हैं जिनके अंदर वन जज जो आपका बेंच है हाई कोर्ट का, उसका मैटर भी आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील करा जा सकता है। नहीं तो अगर कोई वन जज बेंच है हाई कोर्ट का, तो उसकी जो अपील है दैट विल गो टू द डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। इसमें जो है क्वेश्चंस यही आ जाता है कि जो वन जज बेंच है उसकी अपील क्या सुप्रीम कोर्ट जाएगी, आपने हमेशा मना करना है, अनलेस एंड अनटिल इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक सेट ऑफ केसेस, क्लासेस ऑफ केसेस जिसमें पार्लियामेंट ने बाय लॉ बोला गया है कि वन जज बेंच ऑफ हाई कोर्ट की अपील भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अनलेस एंड अनटिल देयर इज a law given by the parliament, no one judge bench appeal can go to the supreme court। so 133 यहाँ पे हमारा दोस्तों खत्म होता है। अब हम चलते हैं 134 पर। अगेन
134 सिंपल है, उसके अंदर क्रिमिनल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आपने ऊपर देख लिया, हमने 132 के अंदर बात करी सिविल, क्रिमिनल, एनी अदर प्रोसीडिंग्स की जहां पे एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ रिगार्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। 133 के अंदर हमने बात करी सिविल केसेस की, जिनको हम कैसे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 134 के अंदर हम बात करेंगे क्रिमिनल केसेस के अपील की टू दी सुप्रीम कोर्ट। तो क्रिमिनल केसेस के अंदर बेसिकली जो है आप ध्यान देंगे तो 3 कैटेगरीज यहां पे बनाई गई है। 3 कैटेगरीज क्या क्या है? सबसे पहली कैटेगरी तो ये है कि कोई ऐसा केस जिसमें हैज एन अपील रिवर्स्ड एन ऑर्डर ऑफ इक्विटल ऑफ एन एक्यूज पर्सन टू सेंटेंस हिम टू डेथ। वो कह रहे जी कोई एक ऐसा केस था जिसके अंदर बंदा एक्विट हो चुका था, यानी जेल से छूट चुका था, तो उसका हाई कोर्ट ने क्या करा, उसकी अपील ली। ठीक है, उसका हाई कोर्ट में भी तो अपील आती है सेशन कोर्ट से। आपको हायरार्की पता है ना कैसे चलता है, नीचे से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स जो हैं इनकी अपील जाती है हाई कोर्ट पे, और हाई कोर्ट की विद अपील सर्टिफिकेट की जो जाती है दैट गोज टू सुप्रीम कोर्ट। अब वो कह रहे हैं कि भैया हाई कोर्ट पे कोई अपील आई एक ऐसे केस की जिसके अंदर सेशन कोर्ट तो होगी नहीं क्योंकि क्रिमिनल केस है, सेशन कोर्ट ने बंदे को एक्विट कर दिया था किसी केस के अंदर। ठीक है, और क्या हुआ, हाई कोर्ट में जब अपील आई, हाई कोर्ट ने उसे डेथ सेंटेंस दे दी। तो ऐसे केसेस के अंदर जहां पे इतना सिवियरली पनिशमेंट का रिवर्सल हो रहा है, उन केसेस के अंदर जो है आप इस केसेस को सुप्रीम कोर्ट ले जा सकते हैं। एक चीज आप नोट करना, इसके अंदर कहीं पे भी सर्टिफाई की बात नहीं करी गई है, यानी इस केस के अंदर आपको सर्टिफिकेट की कोई भी जरूरत नहीं है 134(1)(a) के अंदर। सिमिलरली वी गो टू बी टॉक अबाउट वेयर there has been a withdrawal of a trial before itself any case from any court subordinate to its authority and has in such trial convicted the accused person and sentenced him to the death। तो कह रहे हैं कि any case in which the final order sentence in a criminal proceeding of high court in territory of India, if the high court has withdrawn for trial before itself any case from any court, किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर ऑलरेडी कोई केस चल रहा था, ठीक है, उसका केस हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया। ठीक है, हाई कोर्ट ने अपने पास एक कोई केस था किसी भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में जो चल रहा था, वो मंगा लिया अपने पास और उसको ऐसा कन्विक्ट करके उस बंदे को, एक्यूज पर्सन को डेथ का सेंटेंस दे दिया। ठीक है, बेसिकली डेथ सेंटेंस अवॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो आप उस केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो डायरेक्ट जा सकते हैं विदाउट सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पे भी कहीं पे भी सर्टिफाई की बात नहीं करी है। अब जो तीसरा वाला केस है वो क्या है, सर्टिफाइज अंडर आर्टिकल 134 दैट केस इज फिट वन फॉर अपील, यानी अब सर्टिफिकेट की बात जो है थर्ड के अंदर सी के अंदर कर दी गई है कि ऐसा कोई भी केस जो हाई कोर्ट के अंदर है और हाई कोर्ट उसमें सर्टिफिकेट दे देता है कि भैया दिस केस फिट्स टू अपील। ठीक है, इसके अंदर कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वगैरह नहीं। क्रिमिनल केस के अंदर आपको कोई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं, कोई आपको हाई कोर्ट को ये नहीं होता कि इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को करना है। 134 के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। 134 के अंदर हाई कोर्ट सीधा सर्टिफिकेट दे सकती है कि दैट दिस थिंग इज फिट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट। तो क्या क्या हो गया, 3-1 हो गया जिसमें इक्विटल हो चुका था बंदे का, फिर डेथ सेंटेंस दे दिया। एक केस ऐसा था जिसमें जो ट्रायल चल रहा था बिफोर इटसेल्फ, एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट सबऑर्डिनेट ट्रायल, किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में चल रहा था, उसका ट्रायल आपने अपने पास मंगाया और उसके अंदर आपने डेथ सेंटेंस दे दी। ठीक है, तो आप इन दोनों कैटेगरीज के अंदर तो जो है विदाउट सर्टिफिकेट अपील कर सकते हो, मगर अगर आपको और किसी क्रिमिनल केस को अपील करना है सुप्रीम कोर्ट में, तो आपको हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नॉर्मल होना चाहिए जिसके अंदर दे आर टेलिंग कि दिस इज फिट टू अपील। तो जब आप ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे डिसाइड हो जाएगा। तो 134 टॉक्स अबाउट द क्रिमिनल अपील। अब इसके प्रोविजंस पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एन अपील अंडर सब क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट टू सच प्रोविजन एज मे बी मेड in behalf under the clause 1 of article 145 to such condition as the high court may establish। तो ये कह रहे प्रोवाइड दैट एन अपील अंडर सब क्लॉज सी शैल लाई सब्जेक्ट टू सच प्रोविजंस, यानी आर्टिकल 145 के अंदर 145 क्या है, बेसिकली रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। तो वो कह रहे हैं अगर उसके अंदर जो अपील है वो लाई करनी चाहिए सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, जो रूल है सुप्रीम कोर्ट के उसके अंडर चेक करके ही अपील करी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में।
सेकंड क्या कह रहा है 134 का, पार्लियामेंट में बाय लॉ कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट एनी फर्दर पावर टू एंटरटेन एंड हियर अपील फ्रॉम एनी जजमेंट, फाइनल ऑर्डर, सेंटेंस इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ हाई कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड लिमिटेशन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय सच लॉ। और वो कह रहे हैं इन तीन के अलावा पार्लियामेंट भी बाय लॉ जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर्स दे सकती है कि वो कौन से केसेस की अपील्स को है, जो क्रिमिनल केसेस, सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल केसेस की अपील्स को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ले सकती है। तो आप लोगों ने अपेलेट जुडिक्शन के अंदर 132 को पढ़ लिया, 133 को पढ़ लिया सिविल एंड 134 क्रिमिनल को पढ़ लिया। अब हम चलते हैं उस 134A की तरफ जहां पे सबसे ज्यादा मेन हमारे सर्टिफिकेट की बात हो रही है, क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा हर जगह पे लिखा क्या था 134A। तो 134 के अंदर जो है सर्टिफिकेट जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट देता है, सर्टिफिकेट ऑफ अपील, उसके बारे में डिटेल आपको बताया गया है। क्या बताया गया, एवरी हाई कोर्ट पासिंग और मेकिंग जजमेंट, डिक्री, फाइनल ऑर्डर और सेंटेंस रेफर टू इन क्लॉज 1 ऑफ 132, 1 ऑफ 133 और 1 ऑफ 134, तीनों के अंदर सर्टिफिकेट की बात हुई है। 134 के अंदर देखिए यहां पे हो गई सर्टिफिकेट की बात, सी के अंदर देख रहे हैं आप 133 के अंदर सर्टिफिकेट की बात देखो इधर हो गई आपका, ये यहाँ पे सर्टिफाई की बात हो गई, ठीक है। और उसी तरीके से 132 के अंदर आपका सर्टिफाई की बात जो है वो यहाँ पे हो चुकी है। तो तीनों के अंदर जो सर्टिफिकेट की बात हुई है वो कह रहा है कि उसको हाई कोर्ट, एवरी हाई कोर्ट कैसे दे सकती है, ए मे इफ इट डीम्स फिट टू डू सो इट्स ओन मोशन, ठीक है। अगर हाई कोर्ट को लगता है दैट हाई कोर्ट फील्स दैट दिस केस इज फिट टू डू सो, ठीक है, एंड शैल इफ एन ओरल एप्लीकेशन, तो दो तरीके से, यानी एक तो हाई कोर्ट को खुद लग रहा है दैट हाई कोर्ट फील ऑन इट्स ओन हाई कोर्ट को लग रहा है कि भैया ये सर्टिफिकेट उसे देना चाहिए। देखो ये जो ए है दैट टॉक्स अबाउट ऑन इट्स ओन, हाई कोर्ट को ऑन इट्स ओन लग रहा है कि सर्टिफिकेट हमको देना चाहिए। दूसरा क्या है, या तो फिर ओरल एप्लीकेशन दी गई है बाय दी पार्टी इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी, एग्रीव्ड मतलब कौन सी है, जो इस पार्टी के खिलाफ डिसीजन आया है, इमीडिएटली आफ्टर द पासिंग और मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर, डिक्री और ऑर्डर और सेंटेंस, ठीक है। या तो हाई कोर्ट को लग रहा है ऑन इट्स ओन, नहीं तो फिर भैया ओरल एप्लीकेशन भी चल जाती है, यानी कोर्ट के अंदर खड़े होकर सिर्फ बोले जी मैडम हम वी वांट टू अपील इन टू सुप्रीम कोर्ट, आप हमें सर्टिफिकेट इशू करिए, वो भी इनफ है, ठीक है, आपका बोलना। तो फिर हाई कोर्ट डिटरमिन करेगा, वो फिर देखेगा एज सुन एज मे बी आफ्टर सच पासिंग एंड मेकिंग ऑफ द क्वेश्चन वेदर द सर्टिफिकेट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन क्लॉज 132, 133, 134 मे बी गिवन, ठीक है। तो हाई कोर्ट इस में से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द सर्टिफिकेट। ये जो मे है ना दोस्तों यहाँ पे, दैट मे टेल्स कि हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड, यहां पे शैल नहीं है, हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि वो सर्टिफिकेट फॉर अपील दे या ना दे। तो ये जो 134A है ये आपको बता रहा है सर्टिफिकेट हाई कोर्ट के देने का, और बता रहा है कि हाई कोर्ट इज नॉट बाउंड फॉर गिविंग द सर्टिफिकेट, इंस्टेड इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट, डिस्क्रिशन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर गिविंग द सर्टिफिकेट। तो आपने आज यहां पे देखा कि किस प्रकार से सिविल क्रिमिनल केसेस के अंदर वी नीड अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हाई कोर्ट टू डायरेक्टली गो इनटू द सुप्रीम कोर्ट, और अगर सर्टिफिकेट की हम लोग नहीं मिलता तो भी हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वो मैं आपको आगे के आर्टिकल्स में बताऊंगा। बट फिलहाल टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट, आप मुंह उठा के किसी हाई कोर्ट के ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते until unless you have a certificate from the high court to appeal in the supreme court. And once you have got the certificate from the supreme high court to appeal in the supreme court, supreme court is bound to hear your case in the appellate jurisdiction. तो इन 4 jurisdictions के अंदर आज हमने ओरिजिनल और appellate jurisdiction कर दी, एडवाइजरी jurisdiction हम आगे करेंगे, और writ jurisdiction हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों thanks a lot, and this is the end of the presentation.
सो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये स्ट्रीम के अंदर बहुत अच्छे से मैं सारे आर्टिकल समझा पाया हूं, और जिस तरीके से आप लोगों ने मेरी प्रीवियस सीरीज फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टली फ्रॉम टॉपर्स नोट के सारे एपिसोड्स को प्यार दिया था, उसी तरीके से इन एपिसोड्स को भी जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, आई एम ग्लैड। मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूंगा कि हर तरीके के आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, मगर कुछ ऐसे स्पेसिफिक आर्टिकल्स हैं जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, और मैं उनको बिलीव करता हूं बिकॉज आई हैव स्कोर्ड अ रैंक, आई हैव taught many students who have got into the various law institutes। सबको मैं यही रिकमेंड करता हूं कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जिनको हम लोगों को बाय डिटेल फ्रॉम बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू गो थ्रू ऑल 395 आर्टिकल्स word by word from the Bayer Act, but these few articles whether belonging to fundamental rights, union judiciary, DPSPs, citizenship, ऐसे ही बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस, जिनको हम लोगों को वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर से ही डिटेलिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या क्या चीजें हमारे बेयर एक्ट के आर्टिकल्स के अंदर लिखी गई है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, और अगर आप लोग इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस को देखना चाहते हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, ज्वाइन एज अ मेंबर फॉर द पर्क्स एंड अदर बेनिफिट्स एज अ मेंबर ओनली प्लेटफॉर्म, एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों से शेयर करें जो LLB की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो दोस्तों, हेयर सौरभ खरवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय बाय।